welcome to our channel. It is our second video of MHI 105. So we will discuss unit number 2 मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो प्रस्तावना में बताया गया है कि जो इतिहासकार हैं 1950 के दशक से पहले क्या करते थे, केवल और केवल राजनीतिक चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित करते थे। वो आर्थिक इतिहास का अध्ययन नहीं करते थे, यानी कि उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। ठीक है, इतना गंभीर नहीं लेते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब इन्होंने आर्थिक इतिहास पर भी ध्यान देना स्टार्ट करा, आर्थिक चीज़ों पर भी ध्यान दिया, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का समाज, वहाँ की जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान केंद्रित करा, ना कि केवल केवल राजनीतिक चीज़ों पर, क्योंकि पहले बस राजनीतिक चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता था। ठीक है, यह है हमारी प्रस्तावना में। अब हमारा टॉपिक है औपनिवेशिक अवधारणा। इसमें डब्ल्यू.एच. मॉरलैंड हैं, जो औपनिवेशिक काल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे कि इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर 1922 में आई थी, दूसरी फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब 1923 में आई थी, और तीसरी थी अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। ठीक है, तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। तो इन्होंने मॉरलैंड थे, उनका मुख्य तर्क ये था कि मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में उनका नज़रिया पता चलता है कि औपनिवेश से पहले भारत में अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो जो मॉरलैंड था वो उपनिवेशवादी इतिहासकार था। इसमें उन्होंने ये दिखाया है कि जो लोग थे उपनिवेश से पूर्व, जो भारत था, वहाँ के लोग किस प्रकार खर्च करते थे, उनकी आय के स्रोत क्या थे। तो उन्होंने आर्थिक उत्पादन, वहाँ का वितरण व्यवस्था, वहाँ के अलग अलग पूरा वर्णन देखा है। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने बताया है कि जहाँ के लोग जो थे आर्थिक परजीविता पे थे, यानी कि आर्थिक परजीविता का मतलब ये होता है कि जो शासक वर्ग था वो पूरा की पूरा किसानों और कारीगरों पर ही निर्भर था, क्योंकि जो सारा का सारा जो उत्पादन जो था वो देखता था कौन, केवल और केवल किसान और कारीगर वर्ग, और उनसे अधिक से अधिक मात्रा में वसूली कौन कर लेता था, राजा, यानी कि शासक वर्ग। और वो उस अधिक से वसूली का जो राजस्व है वो अपने उस पर खर्च करता था, अपने आडंबरपूर्ण जीवन पर, जैसे कि विलासितापूर्ण अपनी सुख सुविधा, थोड़ा बहुत सैनिक, लेकिन किसानों पर कोई भी ध्यान नहीं देता था, ना ही उत्पादन के साधन पर कोई भी ध्यान देता था। ठीक है, तो ये एक तरीके से बताते हैं कि उस टाइम का जो भारत था, जब उपनिवेश से पूर्व, तो वहाँ पर कोई भी प्रगति नहीं हो रही थी, स्थिर था यहाँ का काल में। तो जो मॉरलैंड है वो कहते हैं कि जब यूरोपीय शासन भारत में आया ना, तभी यहाँ का व्यापार बढ़ा है। तो एक तरीके से भारत को कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी प्रगति नहीं हो रही थी, तो निराशावादी इनका नज़रिया है भारत को लेकर के। वो कहते हैं भारत केवल और केवल अंधकार में युग था जब उपनिवेश नहीं आया था, लेकिन उपनिवेश से आने से क्या हुआ, यहाँ का उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन कुछ इतिहासकार, जो भारतीय इतिहासकार हैं, वो मॉरलैंड के सिद्धांत को नकारते हैं, उसको आलोचना करते हैं। तो उन्होंने उसको, जिसमें हमारा टॉपिक है उपनिवेशवादी दृष्टिकोण की आलोचना, इसमें जो इरफान हबीब है उन्होंने सबसे पहले इस पर टिप्पणी दी थी, और उनकी कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, पोटेंशियलिटीज़ ऑफ कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी ऑफ मुगल इंडिया। तो इन्होंने 2-3 पुस्तकें लिखी हैं, और उसमें उन्होंने बताया है कि जो मध्यकालीन जो भारत था, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी नहीं थी, कि यहाँ की अर्थव्यवस्था गतिशील थी। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं, जैसे कि पहला वो बताते हैं कि यहाँ पर निजी संपत्ति का अस्तित्व, यानी कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी थी अपनी, वो ज़मीनों का हस्तांतरित करने का उनके पास अधिकार होता था, तो जो ज़मीनें थी बेची और खरीदी जा सकती थी। और इसमें जो मॉरलैंड है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर राज्य का ही प्रभुत्व रहता है केवल और केवल, लेकिन हबीब कहते हैं यहाँ पर निजी अधिकार भी था लोगों के पास में, और यहाँ पर एक अच्छी बैंकिंग और व्यापार नेटवर्क भी था। व्यापारी और जो बैंकर, हुंडी जैसी चीज़ें थी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है, व्यापारियों के द्वारा। तो और डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि इसमें दोहरी लेखा बही पद्धति जो होती है उसका भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ का सिस्टम बहुत ही अच्छा था, वाणिज्यिक जो व्यवस्था थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और यहाँ पर अलग अलग जो विशेषज्ञ, जो कारीगर के संगठन भी पाए जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के माल बनाए जाते थे।
तो ये जो माल जो थे केवल और केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहर से भी निर्यात होते थे। यानी कि बाहर भी निर्यात किए जाते थे, जितनी भी प्रोडक्शन होता था यहाँ पर चीज़ों का। जैसे कि कपड़ा जो था सबसे ज़्यादा मशहूर था, जैसे सूती कपड़ा। इसके अलावा जो हाथ से बनी हुई वस्तुएँ थी, मसाले थे, अनाज थे, उनका भी निर्यात होता था। तो ये निर्यात सिर्फ़ यूरोपीय कंपनियों के ज़रिए नहीं होता था। भारतीय व्यापारी भी सीधे तौर पर एशिया, अफ्रीका के दूसरे हिस्सों से व्यापार करते थे। यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी जीवंत थी, यानी कि अच्छी थी इस टाइम की। बट मॉडर्न क्या देखते हैं, इसे अच्छी नहीं देखता है, यानी कहते हैं पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी या गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। लेकिन इरफ़ान हबीब कहते हैं नहीं, यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, ठीक है? फिर वो कहते हैं उन्होंने जो इतिहासकार हैं हमारे भारतीय इतिहासकार, वो उन्होंने 7 पॉइंट गिनाए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था थी मध्यकाल में, अ, उसकी विशेषताएँ बताते हैं कि पहले यहाँ पे क्या था, एक तो व्यापक व्यवसायीकरण था। व्यवसायीकरण यानी कि बाज़ार के लिए जो उत्पादन किया जाता था, यानी कि लोग अपने लिए उत्पादन ना करके वो बाहर बेचने के लिए भी उत्पादन करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता था। यहाँ पर अलग-अलग धातुएँ थी, जैसे कि त्रिधातु मुद्रा व्यवस्था थी, अलग-अलग धातुएँ वगैरह, ठीक है? हुंडी व्यवस्था थी और तीसरा था, यहाँ पर बहुत विशाल नगरों का विकास किया गया था, अलग-अलग रास्ते बनाए गए थे, सड़कें के जाल बिछाए गए थे, एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, ताकि व्यापार में आसानी हो। और जहाँ पर ऐसी जगहों पर बहुत सारे लोग बसे हुए होते थे, जहाँ पर नगर वगैरह होते थे, ठीक है? क्योंकि नगरों में क्या होता था, कार्य वगैरह होते थे, तो वहाँ पर लोगों का निवास स्थल होता था। चौथी है निजी स्वामित्व पर आधारित कृषि व्यवस्था, यानी कि लोग कृषि वगैरह भी करते थे, उनकी अपनी ज़मीन थी, खरीद-बिक्री कर सकते थे वो लोग। पाँचवाँ है कृषक वगैरह, तो कृषक के पास ज़मीन की अच्छी मात्रा होती थी, प्राकृतिक रूप से वो उर्वर भूमि जो होती थी उस पर खेती करते थे और उससे उन्हें बहुत ही अधिक उपज होती थी। तो अच्छी खासी लैंड थी किसानों के पास में, ठीक है? और वो कहते हैं कि जो छठा पॉइंट है हमारा वो राजनीतिक व्यवस्था। अब जो राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, नगद मुद्रा, पहले क्या होता था, नगद मुद्रा से ही लेन-देन होता था, ठीक है? नगद मुद्रा यानी कि पैसों से ही लेन-देन होता था, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो जो आय वगैरह है वो नकदी के रूप में देखते थे, ठीक है? और मुद्रा का बहुत अच्छा चलन था, ये तो पता ही है हमें। और साथ-साथ जो व्यापारी वर्ग था वो अलग-अलग देशों से व्यापार करता था, यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, मौद्रिक लेन-देन होता था कंपनियों के साथ में और अन्य जो यूरोपीय देश थे उनके साथ में, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लो जो बनिया हैं, मारवाड़ी हैं, चिट्टी हैं, बोहरा हैं, ये जो व्यापार और वित्त में बहुत ज़्यादा माहिर थे, तो उनका अपना एक नेटवर्क होता था। तो ये 7 जो बिंदु दर्शाए हैं, वो बताते हैं कि जो मॉडलर ने तर्क दिया है वो एक अधूरा ज्ञान है उसका और इसको डीप तरीके से उसे और देखना चाहिए, ठीक है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की तरफ थी उस टाइम पर, इसमें गतिशीलता थी, जटिलता थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मुख्य विचारधारा है 2.4। तो इसमें जो इतिहासकार हैं वो इस बात पर तो सहमत थे कि जो मॉडलैंड का जो विचार है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर मध्यकालीन, वो एक उचित दृष्टि नहीं रखता है, यानी कि वो एक पर्पसफुली उसको नकारात्मक दिखाना चाहता है, इस बात पर तो सभी सहमत थे। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएँ थी, जटिल समस्याएँ जिस पर इतिहासकारों के मत अलग-अलग थे, ठीक है? तो कुछ ऐसे मुद्दे थे कि विकास का क्या कारण था, ठीक है? ये थे। और मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरी, उसका क्या कारण था? उसकी प्रकृति क्या थी? क्या वो सिर्फ़ पतन था या कुछ निरंतरता भी थी? तो 18वीं सदी में जो भी बदलाव आ रहे थे, उसके जो मुद्दे थे, क्या थे? ठीक है? तो पहला जो था, वो था पीरियडाइज़ेशन यानी कि कालक्रम को लेकर के, कि वो मध्यकालीन जो पीरियड है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? उसका कालक्रम क्या है एग्ज़ैक्ट पॉइंट, ठीक है? और दूसरा था कि मध्यकालीन जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ, उसको लेकर के और भारत पर यूरोप का प्रभाव कितना पड़ा, ठीक है? कैसा था? ये सारी चीज़ों पर ये बहस होती है। तो इन्हीं बहसों के चलते जो लेखन हैं, अलग-अलग उसमें समूह और धाराएँ बन गई और इसी में हम 4 समूह देखते हैं, जो अलग-अलग तरह के स्रोतों पर ज़्यादा ध्यान देता है।
पहला जो समूह था वो फ़ारसी स्रोतों पर ज़्यादा निर्भर करता था। उसका फ़ोकस अक्सर जो राजकोषीय मुद्दे थे, लगान वग़ैरह जो रहता था, उस पर ध्यान रहता था। और दूसरा समूह जो था वो यूरोपीय अभिलेखागारों और जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड्स थे, उन पर ज़्यादा ध्यान देता है। उनका फ़ोकस जो था व्यापार, ख़ास करके जो समुद्री व्यापार पर होता था। और तीसरा जो समूह था वो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा फ़ोकस करता था, यानी कि रीजनल फ़ोकस। और चौथा था जो उत्तर मुगल काल में जो संक्रमण का काल था, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा था, उस पर केंद्रित था। तो 18वीं सदी के जो बदलावों को समझने की कोशिश करते हैं ये सारे समूह, और ये अलग-अलग स्रोतों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मध्यकालीन अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जो इतिहासकार हैं, जिन मुख्य दृष्टिकोण को अपनाया उन्होंने उसको 3 धाराओं में बाँटा है। पहला है विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, उसको राष्ट्रवादी भी कहा जाता है। और इसी सबसे लंबी अवधि का टाइम, मतलब इसकी सबसे लंबी अवधि किसकी रही है? राष्ट्रवादी की रही है। दूसरा है प्रभावकारी दृष्टिकोण, इसे मार्क्सवादी विचारधारा भी कहा जाता है। और तीसरा है संशोधनवादी दृष्टिकोण, इसकी उत्पत्ति हाल ही में हुई है। तो इसकी आलोचना सबसे अधिक राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने ही की है। तो अब स्टार्ट करते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से। तो जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है वो मुख्य रूप से 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में उभरा था। ये असल में औपनिवेशिक दृष्टिकोण की सीधी प्रक्रिया थी, यानी कि जो अंग्रेज इतिहासकार थे वो भारत को क्या दिखाते थे? पिछड़ा दिखाते थे, ठीक है। तो उसके जवाब में राष्ट्रवादी अपना तर्क देते हैं कि औपनिवेशिक काल से पहले, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक समृद्ध और एकीकृत और गतिशील देश था। यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, समाज में एकाग्रता थी, समग्रता थी, और इसमें इसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, ठीक है। तो उनका मानना था कि भारत में जो भी पतन आया है वो भारी औपनिवेशिक जो शक्तियाँ आई है ना भारत में, उनके शोषण के कारण आया है। अंग्रेजों ने भारत को लूटा है, उसकी वजह से भारत जो है पिछड़ गया है। तो इसमें भारत की कोई अंदरूनी कमजोरी नहीं दिखाते राष्ट्रवादी। वो कहते हैं कि भारत में कोई अंदरूनी कमजोरी नहीं थी। तो इस दृष्टिकोण में एक तरह का राष्ट्रीय गौरव का भाव दिखता है। तो बिल्कुल एक तरह से ये कहना है कि हम तो बहुत अच्छे थे और बाहरी ताकतों ने आकर के क्या हुआ, हमारी जो आर्थिक शक्ति थी ना उसको कमज़ोर कर दिया। हम आर्थिक शक्ति बन सकते थे, लेकिन बाहर वाले आक्रमणों ने हमें पिछड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये कौन कहता है? राष्ट्रवादी। अब दूसरे में आते हैं मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन में ये बताया गया है कि ये जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो प्रभावशाली कब आए, जब मतलब कि उनका कॉन्सेप्ट कब आया, वो खास करके 1950 से और 60 के दशक में इनका प्रभावशाली होना स्टार्ट हुआ। तो इसमें आते हैं इरफान हबीब जैसे इतिहासकार। तो उन्होंने जिक्र किया है कि यहाँ पर जो जो मार्क्सवादी है और राष्ट्रवादी है, इन दोनों में कुछ कुछ समानताएं भी दिखती हैं और कुछ कुछ अंतर भी दिखते हैं। तो समानताएं ये थी, जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे वो ये मानते थे कि जो पूर्व औपनिवेशिक भारत में जो भी विकास हो रहा था, यानी कि विकास था, मध्यकालीन जो भारत था हमारा, उसमें विकास हो रहा था, ऐसा नहीं है कि पूरा बेकार हो रखा हो। और वो औपनिवेशिक शासन की भी आलोचना करते हैं, ठीक है। तो इसमें अंतर वो कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी जो कहते हैं कि सारा की सारा क्या हुआ था, शोषण हुआ था, भारी भारी शोषण से हमारा राष्ट्र कमजोर हुआ। लेकिन जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो भारत के अंदरूनी जो वर्ग था उस पर भी वो कहते हैं कि नहीं, भारत में भी कुछ ऐसे वर्ग थे जो कि एक दूसरे वर्ग का शोषण कर रहे थे, ठीक है। यानी कि जो राजा था, राजा के जो मनसबदार वगैरह थे, जमींदार वगैरह थे, वो सारे का सारा शोषण करते थे किसान वर्ग का, जो नीचे वाले जो भूमिहीन वर्ग थे उनका शोषण करते थे। यहाँ पर एक तरफ तो पूंजीपति वर्ग था, ठीक है, व्यापारी पूंजीपति थे, और ये और एक यानी कि इनको इंग्लिश बोलते हैं मर्चेंट कैपिटल, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के किसानों का और कारीगरों का शोषण करते थे। कौन कौन? जो राजा के मनसबदार, जमींदार और जो व्यापारी पूंजीपति वर्ग, ये सारे के सारे शोषण करते थे अपने से नीचे वर्ग यानी किसानों और कारीगरों का। यानी कि अब ये जो लोग थे वो उत्पादन के साधनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। और इसी वजह से जो उत्पादन क्षमता थी धीरे धीरे वो तहस नहस हो गई। और क्या हुआ, वो उस किसानों की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा शोषणपूर्ण
हो गई थी। तो किसानों से अधिक तो ले लेते थे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते थे। अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं होता था। तो इरफान अभी यहाँ पे यही डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि बाहरी आक्रमण तो है ही है, लेकिन हमारी कुछ अंदरूनी कमजोरियां भी थी, जिसने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, खेती में सुधार नहीं किया, जो भी बस उसको बचत नहीं करी, ठीक है, उसका विस्तार नहीं किया, ठीक है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की क्षमता सीमित ही हो गई हमारी, और ऊपर से उपनिवेशवाद आ गया, ये सारे की सारा था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने नई तरह की भूमि व्यवस्था लागू करी, जिससे किसानों पर, अब जब उपनिवेश भारत में आया तो और ज़्यादा इनका शोषण हुआ। तो अंग्रेज़ों ने भूमि व्यवस्था लागू करी तो किसानों पर और बोझ बढ़ा, और शोषण हुआ। उन्होंने भारत से धन की निकासी भी करी। अंदरूनी शोषण तो पहले से चल रहा था, अब उपनिवेशवाद और आ गया तो और ज़्यादा जबरन जो वाणिज्यकरण स्टार्ट हो गया, कमर्शलाइजेशन, यानी कि अब जो खेती बाड़ी होती थी वो केवल और केवल व्यापार के लिए होती थी। ठीक है, यहाँ पर जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है वो कहता है कि जो मध्यकालीन भारत में विकास तो हो रहा था, संतुलित आर्थिक विकास हुआ, लेकिन जो मार्क्सवादी विचारधारा है वो कहती है कि विकास जो था एक टूटा फूटा प्रोसेस था, एक तरीके से जो बटा हुआ था। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो आर्थिक विकास के लाभ को, जो लाभ तो होता था आर्थिक विकास में, लेकिन जो ज़्यादातर लाभ जो था वो जो अ, शासक वर्ग थे, सूदखोर थे, महाजन थे, वो अपने पास रख लेते थे, यानी कि जो इनका असमान वितरण था। तो इस जो शासक वर्ग था ज़्यादातर किस पे डिपेंड रहता था, जो उत्पादन करते थे उनसे अधिक माल अपने पास रखता था और अपने विलासितापूर्ण जीवन बिताता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कह रहे हैं कि सूदखोर महाजन की जो पूंजी में बढ़ोतरी होती रही। ठीक है, तो महाजनों का जो वर्ग था वो राजस्व वसूली करता था, तो इस पर डिपेंड करता था, उत्पादकों के नियंत्रण में नहीं थी। यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी वो, उसका जो सारा सिस्टम कौन, बड़े लोग देखते थे, और उत्पादन कौन करेगा, नॉर्मल किसान करेंगे, लेकिन अधिकांश भाग कौन रखेगा, जो उच्च वर्ग के अधिकारी वगैरह हैं। ठीक है, राजा वगैरह और जो महाजन, सूदखोर, ये सब। ठीक है, और अधिक उत्पादन पर किसका, शासक वर्ग का अधिकार होता था। ठीक है, तो राष्ट्रवादी और जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन है, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की प्रकृति को लेकर के एक दूसरे से अलग विचार रखते हैं कहीं कहीं, लेकिन कुछ कुछ क्या करते हैं, समानताएं भी दिखती हैं। तो सबसे पहले दोनों मध्यकालीन भारतीय व्यवस्था की केंद्रीय स्वरूप पर पूरी तरह से सहमत होते हैं, यानी कि चाहे वो राष्ट्रवादी हो चाहे मार्क्सवादी हो, वो कहते हैं कि भारत में राज्य व्यवस्था केंद्रीकृत थी पहले। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय राज्य व्यवस्था, और दोनों केंद्रों को समस्त आर्थिक गतिविधियों की धुरी मानते हैं, यानी कि केंद्र में ही सारी आर्थिक गतिविधियां होती थी। दूसरी बात पर वो ये कहते हैं कि जो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था थी वो विस्तारवादी थी, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा का प्रयोग हुआ, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता था, मुद्रा का प्रयोग बढ़ गया, साथ और वाणिज्यिक जो कारोबार था उसकी मात्रा भी, वो भी अधिक होता था। ठीक है, तो दोनों विचारधाराओं के जो इतिहासकार हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी हो मार्क्सवादी हो, तो वो कहते हैं कि एक तरफ तो केंद्रीकृत पे सहमत होते हैं कि भारतीय जो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत थी, दूसरी बात पर वो सहमत होते हैं कि अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था। ठीक है, तीसरी बात पर वो ये सहमत होते हैं कि जो 18वीं सदी थी उसमें जो मुगल साम्राज्य का यानी कि 18वीं सदी का जो शुरुआत था, उसमें मुगल साम्राज्य अब धीरे धीरे पतन की ओर आ रहा था, क्योंकि विदेशी शक्ति का आना, ठीक है, और आर्थिक विकास में अब वो धीरे धीरे क्या हुआ, पिछड़ता चला जा रहा था। आगे मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य जो था केंद्रीकृत भूमिका में था, और वो अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक राजस्व वसूल करता था, और इसी वजह से जो किसानों को बलात् वाणिज्यकरण करने को मजबूर होना पड़ता था, यानी कि वो ऐसी फसलें उगाते थे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मुनाफा दे, और जो राज्य था उस उत्पादन से जो भी हुआ उसका लगभग 50% जो है अपने पास रख लेता था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो किसान की हालत जो थी दयनीय होती चली गई, और जो भूमि थी वो भी खराब होती चली गई, क्योंकि अब ऐसी फसलें उगाई जा रही थी जैसे कि नील की, ठीक है, और कपास की। तो ये कोई खाद्य वस्तु या सामग्री नहीं थी,
तो इसी वजह से इसे बलात् वाणिज्यिकरण बोला गया है, ठीक है। तो जो ये जितना भी राजस्व वसूला जाता था वो नकद के रूप में वसूला जाता था। तो नकद देने में किसानों की जो आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ता था, खास करके जो जनता की ये सारी की सारी ये मजबूरी बन चुकी थी कि उन्हें राज्य को राजस्व देना ही पड़ता था। इसमें कह सकते हैं कि वाणिज्यिकरण तो हुआ, लेकिन वो किसानों की मर्जी से या बाजार के खिंचाव के कारण नहीं हुआ, बल्कि राज्य के दबाव की वजह से हुआ, क्योंकि उन किसानों को, कारीगरों को, राजा को टैक्स पे करना पड़ता था इसी वजह से, ठीक है। तो इसी को ही बलात् वाणिज्यिकरण कहा गया। तो हमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण से ओवरऑल ये पता चलता है कि मध्यकालीन भारत में आर्थिक विकास तो हुआ, वाणिज्यिकरण भी हुआ, लेकिन वो ज़्यादा एकदम क्रांति नहीं आई उसमें, नॉर्मल रहा, ठीक है। तो इसमें जो शासक वर्ग थे किसानों का भारी शोषण करते थे और उन्हें राजस्व लेते थे उनसे ज़्यादा, और जागीर पर उनका बहुत जोर था, यानी कि उन पर पूरा अधिकार जागीरों पर था। तो व्यापारिक पूंजी भी थी, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर किसके हक में थी? शासक वर्ग के। तो यानी कि शासक वर्ग जो था अधिक से अधिक टैक्स वसूल करके अपना जीवन जो है एकदम भोग विलासिता में बिताता था, उसका यूज़ ऐसे ही अपने ऐशो आराम के लिए करता था, ठीक है। उसके साथ साथ जो ये प्राप्त आय थी उसका प्रयोग वो अपने सैनिक युद्ध आदि में करता था। 1982 में एक पुस्तक आती है, कैम्ब्रिज इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, CEHI, खंड 1 का प्रकाशन होता है, ठीक है। उसमें राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण और अन्य इतिहासकार के लेख भी शामिल किए गए थे, ठीक है। इसमें उन्होंने मध्यकालीन भारत की जो भी आर्थिक स्थिति थी और जो भी उस टाइम पे हो रहा था सारा एक साथ इकट्ठा करके इस पुस्तक में लिखा था, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 1 थी, इसमें तपन्ना एस चौधरी, इरफान हबीब ने संपादित किया था, ठीक है। लेकिन उसमें और भी इतिहासकार के लेख भी शामिल किए गए थे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना। जो कैम्ब्रिज इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक थी, उसको कुछ इतिहासकारों ने मतलब कि उसके महत्व को तो जाना, बट उसकी कुछ आलोचना भी करते हैं। तो इसमें 3 बड़ी आलोचनाएं की गई हैं, यानी खामियां बताई गई हैं इस पुस्तक की। तो पहला है क्रोनोलॉजी को लेकर के, यानी कि कालक्रम को लेकर के। तो आलोचक कहते हैं कि जो CEHI है उसने उससे पहले के कई भी अध्ययनों ने जो प्रारंभिक मध्यकाल है, जो 12th सेंचुरी को लगभग पूरी तरह नज़रअंदाज करा है, यानी कि उसको इतना महत्व नहीं दिया है, उसको केवल कुछ ही पन्नों में उसे समेट कर रख दिया है। उसे मतलब कि स्टार्टिंग मान लो 1206 में हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके बाद 1750 आया और वो अचानक ही ख़त्म हो गया। तो हमें यहाँ पर एक कालक्रम एग्जैक्ट नहीं पता चलता, और या फिर उसे बहुत ही कम दिखाया गया है, ठीक है। तो ये एकदम ऐसा लगता है कि पहले कुछ था ही नहीं, या 1750 के बाद अचानक ही सब कुछ बदल गया। तो वो कहते हैं कि इतिहास ऐसे नहीं चलता। और तो दूसरी बड़ी खामी है जो कि राज्य के प्रभुत्व को लेकर के है। तो राज्य का जो प्रभुत्व है, मतलब जो CEHI में खास करके जो इरफान हबीब के लेखन में ये बताया गया है कि जो राज्य था बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और किसानों से बहुत ही ज़्यादा लगान वसूलता था, ठीक है। जैसे कि 15% का परसेंट लेता था उपज का पूरा। तो जो आलोचना इस पर ये कहते हैं, यानी कि आलोचक पूछते हैं कि क्या ये जो हम दृष्टिकोण अपनाते हैं, क्या ये पूरे भारत में ऐसी थी? क्या पूरे भारत के लिए ये चीज़ें लागू करना सही रहेगा? क्या हर जगह इतना ही लगान वसूला जाता था? तो दक्षिण भारत, जैसे कि दक्षिण भारत, राजस्थान, बंगाल, ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर राज्य का नियंत्रण इतना मजबूत नहीं था और लगान की दरें भी अलग-अलग थी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ़ राज्य का भारी शोषण ही सब कुछ तय नहीं करता, यानी कि केवल केवल राज्य ही नहीं शोषण कर रहा था, ठीक है? तो इसमें आलोचक ने कहा है कि और भी कारक हो सकते हैं, जैसे कि स्थानीय स्तर पर शांति का माहौल भी हो सकता है, ठीक है? या अनुदान जैसी ज़मीनें भी थी कुछ के पास में, जो राज्य के सीधे नियंत्रण से बाहर रहती थी, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे बाज़ार केंद्र भी उभर रहे थे, जो राज्य के नियंत्रण में नहीं थे। तो सबको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और
तीसरी बड़ी आलोचना करते हैं वो है स्थिर समाज की धारणा को लेकर के। तो इसमें CHI जो है अगर CHI जो पुस्तक है उसको पढ़ने से ये पता लगता है कि जो 6 शताब्दियों तक यानी कि 1200 से लेकर के 1750 तक अर्थव्यवस्था जो थी और जो समाज था वो एक जैसा ही रहा, ठीक है, अगर इस पुस्तक को पढ़ेंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में था? क्या कोई बदलाव नहीं हुआ? तो आलोचक का यहाँ पर कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। 13वीं-14वीं सदी में जो अर्थव्यवस्था थी और 16वीं और 17वीं जो सदी की अर्थव्यवस्था थी, वो एक-दूसरे से अलग थी। उस टाइम की अलग थी, 16वीं-17वीं में अलग थी। तो कृषि का लगातार विस्तार हो रहा था, नई ज़मीनें खेती के तहत लाई जा रही थी और कृषि भी में बढ़ोतरी हो रही थी। यानी कि बेहतर तकनीकों का उदय हो रहा था, नई फसलें वगैरह उगाई जा रही थी। तो ये सारे की सारे बदलाव जो हैं हो रहे थे। लेकिन जो पुस्तक है CHI उसमें इस चीज़ को महत्व नहीं दिया गया है। तो हमें अ, ये नहीं मान लेना चाहिए कि उस दौर में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे थे, ठीक है? तो ये सारे की सारे क्रिटिक्स जो हैं अपनी बात को रखते हैं और CHI में ये सारी खामियाँ बताते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे है हमारा संशोधनवादी, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। वी विल डिस्कस पार्ट 2 in upcoming videos. So thank you so much for watching and do subscribe such more videos.